Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module for analysis of machine foundation. देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास क्वेश्चंस अधिकतर बनते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और जिसके अंदर मैक्सिमम चांसेस न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बनने के हैं। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आगे अगर बात करते हैं तो इस टॉपिक से जो एनालिसिस ऑफ मशीन फाउंडेशन है, इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग एग्जिस्ट कर सकती है आपके एग्जामिनेशन में, उस टाइप के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वाइब्रेशन एनालिसिस ऑफ मशीन फाउंडेशन। तो इस एनालिसिस के अंदर हमें उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि मास की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, मास के बेसिस पे हम लोग स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और स्टिफनेस के साथ साथ हमने आगे स्टिफनेस की कैलकुलेशन के बेसिस पे जाना था बार्कन्स मेथड क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे मेजर किया जाएगा, उन सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना था। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है वो है डिस्क्राइब द डिटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कुछ वैल्यूज को रिलेट करके फॉर्मूला बनाया था जिसमें ओमेगा एन की वैल्यू हमने कंसिडर की थी स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, और इसी के साथ साथ हमने ओमेगा एन के लिए बार्कन्स मेथड के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला सी यू ए अपॉन एम के स्क्वायर रूट के टर्म्स में भी एक्सप्लेन किया था। तो उन्हीं सब वैल्यूज को आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। ये दोनों टॉपिक्स हम लोग अपने लर्निंग मॉड्यूल के अंदर बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। आप एक बार अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को फॉलो करने से पहले। अब आगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ साथ ये क्वेश्चंस जो भी हैं, ये क्वेश्चंस या तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है, डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मशीन फाउंडेशन हैविंग बेस एरिया ऑफ 2 मीटर बाय 2 मीटर एंड अ मास ऑफ 15 मेगाग्राम्स इंक्लूडिंग द मास ऑफ मशीन। टेक CU equal to 4 into 10 raised to power 4 KU cut start. Take CU equal to 4 into 10 raised to power 4 kilonewtons per meter cube. देखिए आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक मशीन की बतानी है जिसका बेस एरिया दिया है। एक मशीन है स्क्वायर मशीन जिसका बेस एरिया दिया है मुझे 2 मीटर बाय 2 मीटर का स्क्वायर टाइप में आपको गिवन है, और जिस पार्ट का मास है उस मशीन का मास दिया है 15 मेगाग्राम्स। इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 raised to power 3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे आपको CU की वैल्यू को भी दिया है। CU था हमारे पास इलास्टिक यूनिफॉर्म कंप्रेशन, तो उसको भी आपको कंसिडर करके चलना है। गिवन डेटा से शुरुआत करते हैं। गिवन में सबसे पहले तो बेस एरिया, मास जो दिया है टोटल मास, इसको हमने लिखा है 15,000 किलोग्राम्स, और इसी के साथ साथ यूनिफॉर्म इलास्टिक कंप्रेशन आपको दिया है 4 into 10 raised to power 4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला CU और एरिया के टर्म्स में मेरे पास था, CU की वैल्यू देखिए ये दिया है मुझे किलो न्यूटन के टर्म्स में, तो किलो न्यूटन को आपको इसको मेनली कन्वर्ट करना होगा न्यूटन्स में। आपको मेनली इसको कन्वर्ट करना होगा न्यूटन्स में। तो न्यूटन्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू बनेगी 4 into 10 raised to power 7। ध्यान रखिएगा यूनिट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स यहाँ पे रहती है। सर्कुलर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो रेडियंस पर सेकेंड, तो इसके लिए आपको CU की वैल्यू पुट करनी है न्यूटन्स में और मास की वैल्यू पुट करनी है आपको किलोग्राम्स। तो ये बन गया मेरे पास 4 into 10 raised to power 7, और एरिया मेरे को दिया है 2 into 2 4 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। मास विल बी 15,000। तो यहाँ से आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी मेरे पास, नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी 103.28 रेडियंस पर सेकेंड। अब देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिखा है, अगर साइक्लिक फ्रीक्वेंसी दिया होता तो ओमेगा एन आंसर हो जाता। अदरवाइज हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी को यहां से भी कैलकुलेट करते हैं। FN इक्वल टू
16.43 साइकिल्स पर सेकेंड, जिसको लिखा जाता है हर्ट्ज के फॉर्म में। तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 16.43 हर्ट्ज। तो मेनली देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा दे रखा था और जिसके बेसिस पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी बतानी थी, तो हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके अपने आंसर को कैलकुलेट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्म कंप्रेशन। बेसिकली आपको CU कैलकुलेट करना है। इफ द वाइब्रेशन टेस्ट ऑन अ ब्लॉक 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर गेव अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज इन वर्टिकल डायरेक्शन। एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया है इसने 30 हर्ट्ज। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई है वहां पे, जिसकी वैल्यू है 30 हर्ट्ज। द मास ऑफ ऑसिलेटर यूज्ड वाज 60 किलोग्राम्स। मास है 60 किलोग्राम्स। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले गिवन डेटा से। देखिए अगर पिछले वाले क्वेश्चन को रेफर करते हैं तो मेरे पास जो मास दे रखा था उस मास के अंदर हमारे पास मशीन का मास और फाउंडेशन का मास इंक्लूडेड था, इंक्लूडिंग द मास ऑफ फाउंडेशन। यहाँ पे इसने ऑसिलेटर दैट मीन्स मशीन का मास तो दे दिया, लेकिन इसने मेरे पास मास ऑफ फाउंडेशन नहीं दिया। तो सबसे पहले हमें मास ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट करके टोटल मास बताना होगा। अब मास ऑफ फाउंडेशन के लिए हमारे पास देखिए वॉल्यूम है और मोस्टली जो फाउंडेशन है वो कंक्रीट की यूज करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम को। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इनटू वॉल्यूम ऑफ फाउंडेशन ब्लॉक। अब मास ऑफ फाउंडेशन के लिए यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट होता है 2400 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम साइज ऑफ फाउंडेशन ब्लॉक दिया है मुझे, तो यहां से मेरे पास टोटल मास देखिए, तो टोटल मास आ गया मेरे पास। अब मुझे CU कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा n होता है हमारे पास, और इसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 8.74 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं इसे 8.74 इंटू 10⁻⁴ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे पास, ए 2.5 मेगाग्राम्स वर्टिकल कंप्रेसर फाउंडेशन सिस्टम इज ऑपरेटेड एट 40 हर्ट्ज। एक वर्टिकल कंप्रेसर फाउंडेशन, टोटल इनका मास दिया है 2.5 मेगाग्राम्स, इसे हमने ऑपरेट किया है 40 हर्ट्ज पे। द सॉइल एट द साइड इज द मीडियम स्टिफ क्ले। जो भी साइड में जो सॉइल है वो मीडियम स्टिफ क्ले है, जिसमें CU की वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁻⁴ किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। Determine the natural frequency and the magnification factor assuming ms equal to 0.2 times mf। मास ऑफ सॉइल जो कंसिडर करेंगे, जो हमारे पास जो सॉइल आती थी आसपास की पार्टिसिपेटिंग सॉइल, जो सराउंडिंग सॉइल, उसका मास दिया है 0.2 टाइम्स mf। बेस एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर एंड टेक d इक्वल टू कैपिटल D इक्वल टू 0। तो अब सबसे पहले तो हम लोगों को कवर यहाँ पे करना है टोटल मास। तो टोटल मास कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए टोटल मास देखते हैं। टोटल मास में मुझे बोला गया था मास ऑफ फाउंडेशन प्लस मास ऑफ सॉइल कंसिडर होगा। अब मास ऑफ फाउंडेशन दिया है 2.5 मेगाग्राम्स, तो 2.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स, एंड मास ऑफ सॉइल इज 0.2 टाइम्स mf। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा मेरे पास टोटल मास, इट इज 3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। आगे इसके बेसिस पे बोला गया है नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। CU इज 4 इंटू 10⁻⁴ किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁷। एरिया मुझे दिया है 2.5 और मास की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻3। तो जब आप यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी 29.06 हर्ट्ज। ये आ गई मेरे पास फ्रीक्वेंसी। इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बाद अब मुझे कैलकुलेट करना था मैग्निफिकेशन फैक्टर। देखिए मैग्निफिकेशन फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला था
आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। आर जो था मेरे पास ये था ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। बेसिकली देखिए अगर इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं तो 1/2 पाई से 1/2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे भी ले सकते हैं। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 40 और नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 229.06। वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आएगी लगभग 1.12। तो मेरे पास सेकेंड पार्ट में जो मैग्निफिकेशन फैक्टर आ गया वो मैग्निफिकेशन फैक्टर आ गया मेरे पास 1.12। तो देखिए इसी के साथ हमने जाना कि एनालिसिस ऑफ मशीन फाउंडेशन के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, और इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आई होप यहाँ तक आपको जितना कराया गया है इससे आप अपने सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे और मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम के अंदर स्कोर कर सकेंगे।